मैं 16 साल की थी जब मेरी बहन एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी मेरे बहनोई से करने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे अपने बहनोई से बहुत डर लगता था क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा मर्द था और मैं 16 साल की नाजुक लड़की। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी मेरे बहनोई से कर दी गई। सुहागरात में वो मेरे करीब आया तो मैं इसे देखकर डर गई थी। कहने लगा, डरती क्यों हो तुम्हें? मेरी गोद में मेरा नन्हा सा भांजा बिलक बिलक कर रोए जा रहा था। इसकी छोटी छोटी मुट्ठियों का कांपना और रोने की आवाज मेरे दिल को चीर रही थी। मैं उस वक्त खुद महज 16 साल की एक नादान सी लड़की थी जो अभी जिंदगी के असल मानी भी ना जानती थी। समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे चुप कराऊं, क्या करूं कि यह मासूम सा बच्चा एक पल को सुकून पा जाए। मैं इसे बाहों में झुलाती, गीत गुनगुनाती, लेकिन वो किसी सूरत चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार इसे बहलाने की कोशिश करते करते मैं खुद भी थक चुकी थी। मेरी माँ सहन के उस पार अपने कमरे में बेसित पड़ी थी। उन्हें बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे और मैं खौफ के मारे खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। मेरे लिए यह वक्त किसी कयामत से कम न था, क्योंकि चंद ही दिन पहले मेरी बड़ी बहन बच्चे को जन्म देने के फौरन बाद दुनिया से चली गई थी। जब मेरे बाजुओं में वो नन्हा वजूद मसलसल रोता रहा तो आखिरकार मेरे ज़ब्त के बंधन भी टूट गए और मैं खुद भी उसके साथ रोने लगी। मेरी सुसुकियां सुनकर पापा कमरे में आए। उन्होंने मुझे रोते देखा तो हैरान रह गए। नरमी से बोले, निम्रा बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैं हिचकियां लेते हुए कहा, पापा ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, इसे कैसे सुकून दूं? पापा ने आहिस्तगी से बच्चे को मेरी गोद से लिया, इसे सीने से लगाया और एक लंबी भारी सांस भरी। उनकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। बोले, बेटा इस मासूम ने भी तो आते ही अपनी माँ को खो दिया है। अब इसे कौन समझे कि वो हमेशा के लिए चली गई है। यह सुनकर मेरा दिल जैसे मजीद टूट गया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को, अपनी माँ को और इस नन्हे भांजे को संभाला। दिन रात आंसुओं में डूबी माँ को मैं तसल्ली देती रहती। आखिर 8 दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके हालत संभलने लगी, मगर फिर भी वो जब भी अपनी बेटी को याद करती इनकी आंखों से आंसू बहने लगते। वक्त गुजरता गया और आखिरकार माँ ने अपने नवासे को अपनी बाहों में संभालना शुरू कर दिया। वो इसे गोद में लेती तो लम्हा भर के लिए उनके चेहरे पर रोशनी सी फैल जाती, लेकिन उस रोशनी के पीछे एक ना खत्म होने वाला दुख छुपा था। मेरी बहन के इंतकाल के बाद मेरे बहनें भी आयशा एक बार भी हमारे घर नहीं आए। हालांकि मेरी बहन और इनकी शादी की मोहब्बत की थी। वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, जैसे ये एक की सांस दूसरे के बिना अधूरी हो। मेरी बहन उम्र में छोटी थी, मासूम और सादा दिल। इसी वजह से पहले तो मामा पापा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि यह फैसला जल्दबाजी में किया जा रहा है, मगर बहन ने उनकी एक ना सुनी। मेरी बहन, जिसका नाम समीना था, अभी उम्र के इस हिस्से में थी जहां ख्वाब आंखों में बसते हैं और दुनिया किसी हसीन कहानी जैसी लगती है। मामा पापा का कहना था कि अभी वो बहुत छोटी है, हम इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। मगर समीना बाजी अपनी जिद पर अड़ गई थी और दूसरी तरफ ओकाशा भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो रोज हमारे घर आ जाता, कभी बहाने से कभी खुले दिल से अपने इरादे जाहिर कर देता। आखिरकार मामा पापा को भी हार माननी पड़ी। उन्हें डर था कि कहीं जज्बात में आकर समीना कोई गलत फैसला न कर बैठे। यूं मजबूरी में उन्होंने दोनों की शादी की इजाजत दे दी। शादी के दिन समीना बाजी की मुस्कुराहट में एक अनजानी चमक थी, जैसे वो अपने ख्वाबों की तकमील देख रही हो, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद वो दुनिया से चली गई। एकदम जैसे हमारे घर की सारी रोशनी बुझ गई, सब कुछ बदल गया। मामा कहती थी कि शायद इतनी ही उम्र लिखी थी इसकी किस्मत में। हम मान भी गए, मगर दिल कहाँ मानता है। 1 महीना बीत गया। आहिस्ता आहिस्ता नन्हे उमेर को मेरी गोद की आदत हो गई थी। वो जब भी रोता मैं ही इसे चुप कराती। मेरी बाहों में आते ही वो जैसे सुकून से भर जाता। शायद वो भी महसूस करता था कि मैं उसकी खाला ही नहीं, उसकी माँ जैसी बन गई हूँ। फिर एक दिन ओकाशा हमारे घर आया। मैंने जब उसे देखा तो दिल भर आया। उसकी हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। चेहरे पर पड़ी हुई शेव, आंखों की गिर्द सियाह हल्के और निगाहों में वो वीरानी जो अंदर के तूफान की गवाही दे रही थी।
उसने बस चंद लम्हे के लिए अपने बेटे को गोद में लिया, माथे पर बोसा दिया और खामोश बैठ गया। अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा, निम्रा अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से उमेर को संभालती है और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। समीना के जाने के बाद मुझे लगता है जैसे मेरी आधी जान किसी ने निकाल दी हो। उकाशा ने सर झुकाकर आह भरी, फिर बोला, आंटी, सब अल्लाह की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। आप लोग तो एक दूसरे से बात करके दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं, एक दूसरे को तसल्ली दे देते हैं, लेकिन मेरा हाल तो कोई नहीं जानता। मैं जब अकेला अपने घर में होता हूँ तो हर कोने से समीना की आवाज सुनाई देती है। उसकी हंसी, उसकी बातें सब मेरे दिल को चीर देती है। आप सोच भी नहीं सकती कि मैं वहां कैसे रहता हूँ। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ उमेर की हल्की सांसों की आवाज गूंज रही थी। अम्मी ने ठंडी गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अभी तो छुट्टियां हैं, मगर छुट्टियों के बाद निम्रा की 12वीं क्लास शुरू हो जाएगी, फिर इसके लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाएगा। उनकी आवाज में फिक्र और थकन दोनों झलक रही थी। अम्मी ने गहरी सांस भरी और थके हुए लहजे में बोली, बेटा, मैं अब छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूँ। मेरी उम्र, मेरी कमजोरी, सब कुछ हद से गुजर चुका है। जाने वाली तो जा चुकी है, इसका मुकद्दर यही था। तुम्हें अब जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारा घर फिर से बस जाए। यह सुनकर उकाशा के चेहरे पर जैसे सख्ती सी आ गई, माथे पर बल पड़ गए और इसकी आंखों में हैरत और दुख की लहर दौड़ गई। बोला, आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही है। समीना की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता। वो मेरी जिंदगी थी, मेरी हर धड़कन में आज भी वही बसती है। मैंने इससे सच्ची मोहब्बत की थी, वो मोहब्बत जिसके बदले में कोई दूसरा रिश्ता मुझे मुकम्मल नहीं कर सकता। वो लम्हा भर रुका, फिर धीरे से बोला, मैं इसके नाम पर बरसों जी सकता हूँ। मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं। मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब मैं खुद उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अम्मी ने दुख भरी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, नरमी से बोली, मैं जानती हूँ बेटा, तुम समीना जैसी मोहब्बत किसी और से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा बेटा, उसे माँ की जरूरत तो है ना। वो अभी मासूम है, दुनिया को समझने के काबिल नहीं। उकाशा ने फौरन जवाब दिया, क्यों, क्या खाला नहीं पाल सकती उसे। निम्रा तो वैसे भी उसके साथ मानूस हो चुकी है, वो अभी छोटी है, सिर्फ 16 साल की। आपको अभी इसकी शादी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जब तक वो 22 साल की हो जाएगी, मेरा बेटा 5-6 साल का होगा, उस वक्त मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अम्मी ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे दिल का हाल समझती हूँ, लेकिन सोचो अगर तुम इसी तरह तन्हा जिंदगी गुजारते रहे तो तुम्हारे जख्म कभी नहीं भरेंगे। जिंदगी किसी एक मोड़ पर रुक नहीं जाती, इसे बहना ही पड़ता है। तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। फिर एक लम्हे को रुककर उन्होंने नरमे से कहा, अगर उमेर निम्रा की गोद का आदी हो गया तो कल को वो किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी ही होगी। ये जिंदगी अकेले नहीं कटती बेटा। उकाशा ने नजरें झुका ली, उसकी आवाज भर आ गई, मुझे शादी करनी ही नहीं आंटी, ना अब ना कभी। मैं समीना के बाद किसी के साथ जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। अम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, फिलहाल तुम्हारे दिल में गम ताजा है बेटा, वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं। मैं जानती हूँ आज तुम्हें लगता है कि कभी सब कुछ ठीक नहीं होगा, मगर वक्त बहुत ताकतवर मरहम है। कुछ महीने गुजर जाए, दिल थोड़ा हल्का हो जाए, तब तुम सोच लेना तुम्हारे बच्चे के लिए भी यही बेहतर होगा कि वो उस औरत के साथ मानूस हो जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही हो। कमरे में एक बोझल खामोशी छा गई। दीवार पर लटकी समीना की तस्वीर जैसे उनकी बातें सुन रही थी और हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मोहब्बत के बाद जिंदगी वाकई दोबारा शुरू हो सकती है। अम्मी ने धीरे से कहा, बेटा, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो उमेर छोटा है, मासूम है, जिसकी गोद में डालोगे वही इसके लिए माँ बन जाएगी, मगर जब वो बड़ा हो जाएगा तो किसी नई औरत को कबूल करना इसके लिए आसान नहीं होगा। अम्मी की यह बात उकाशा के दिल को अच्छी नहीं लगी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। बगैर कुछ कहे वो अचानक उठा और चला गया। इस दिन के बाद वो पूरे 4 महीने तक हमारे घर नहीं आया। इन 4 महीनों में जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। उमेर अब 5 महीने का हो चुका था, मगर मेरी बाहों के बगैर रह ही नहीं पाता था। जैसे ही मैं कॉलेज से वापस आती, उसके रोने की आवाज पूरे घर में गूंजती। अम्मी उसे बहलाने की बहुत कोशिश करती, लोरियां देती, मगर वो किसी सूरत खामोश नहीं होता।
जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होती वो अपनी नन्ही बाहें मेरी तरफ फैला देता। मैं उसे गोद में उठाती और पल भर में उसकी सुसुकियां थम जाती। वो मेरे कंधे पर सर रखकर सुकून से सो जाता, मेरे हाथ से ही खाना खाता, मेरी आगोश में ही नींद की सपने देखता। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे मम्मा कहने लगा और उसके इस लफ्ज के साथ जैसे मेरी रूह पिघल जाती। मैं भी अब उसे सिर्फ भांजा नहीं समझती थी, मेरे दिल में उसके लिए माँ जैसे जज्बात पैदा हो चुके थे। मुझे लगता जैसे वो मेरा ही खून है, मेरा ही बच्चा है। अम्मी अक्सर उकाशा से कहती, बेटा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है, तुम्हें कोई फैसला करना होगा। मगर वो ना जाने क्यों खामोश रहता, जैसे इसके दिल में कोई ऐसा बोझ था जो किसी को बता नहीं सकता था। आखिरकार 4 महीने बाद वो आया। उस दिन हम सब हैरान थे। इसने बामुश्किल 1 घंटा हमारे घर में गुजारा। अम्मी की बातें सुनता तो था, मगर लगता था जैसे हर लफ्ज उसके दिल से टकराकर वापस जा रहा हो। वो एक सर्द मुस्कुराहट के साथ उठा, कुछ कहे बगैर दरवाजे से बाहर निकल गया। अलबत्ता हर महीने वो पापा की दुकान पर आता और खामोशी से कुछ पैसे रख जाता। कहता ये उम्र के खर्चे के हैं, मैं अपने बेटे का बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। इसके लहजे में दुख भी था, जिद भी, और एक अजीब सा फासला भी। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए। मैं अब 19 साल की हो चुकी थी। जिंदगी कुछ संभलने लगी थी, मगर उमेर और मेरे दरमियान का रिश्ता अब नाकाबिले जुदाई बन चुका था। वो 3 साल का हो गया था, चहकना बातें करना सीख चुका था, मगर मेरे बगैर एक लम्हा भी नहीं रहता था। जब मैं नजर न आऊं तो रोने लगता और जब आऊं तो दौड़कर मेरे गले लग जाता। वो अब मुझे मम्मा कहता था और ये लफ्ज मेरी दुनिया बन चुका था। कभी कभी सोचती शायद किस्मत ने मेरी गोद में ही ये माँ बनने का एहसास रख दिया था। इन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो लम्हा मेरे लिए अजीब सा था, जैसे जिंदगी मुझे किसी नए मोड़ पर ले जाना चाहती हो, मगर मैं एक छोटे से दिल के साथ बंदी खड़ी थी। वो लोग काफी अच्छे, खुशहाल और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। घर के सब अफराद बहुत सुलझे हुए और तालीम याफ्ता थे। अम्मी को ये रिश्ता काफी पसंद आया। उन्होंने फौरन उकाशा को घर बुलाया ताकि इससे बात कर सके। जब वो आया तो अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा निम्रा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले निहायत शरीफ और इज्जतदार हैं। हम सोच रहे हैं कि अब इसकी शादी कर दे। यह सुनकर उकाशा के चेहरे का रंग उड़ गया। इसकी आंखों में एक अनजानी बेचैनी उभर आई। इसने कुछ लम्हे खामोश रहकर गहरी सांस ली, फिर बोला, लेकिन आंटी मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या उम्र आपकी औलाद नहीं है? वो आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। आप अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे से ये जुल्म ना करें। निम्रा ही इसके लिए सब कुछ है, माँ, दोस्त और साया। आप इसे इसकी माँ से जुदा क्यों करना चाहती हैं? इसकी आवाज भर आ गई। वो बात करते करते रुक गया, फिर धीरे से बोला, उमेर निम्रा को ही अपनी माँ समझता है, और अभी तो निम्रा की उम्र ही क्या है। 2-3 साल और रुक जाए, तब तक उमेर बड़ा हो जाएगा, बातों को समझने लगेगा। मैं वादा करता हूँ उस वक्त मैं खुद निम्रा की शादी किसी बहुत ही अच्छे घर में कर दूंगा, मगर अभी नहीं, खुदा के लिए अभी नहीं। अम्मी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, उकाशा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उमेर वाकई निम्रा का आदी हो गया है। वो उसके बगैर नहीं रह पाता, लेकिन ये ताल्लुक हमेशा इस तरह नहीं चल सकता। वक्त गुजर रहा था, निम्रा की भी एक जिंदगी है और हमें नहीं मालूम कल का क्या हो। मैं बीमार रहती हूँ और निम्रा के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम अपनी बच्ची की जिम्मेदारी जल्द अज जल्द पूरी करना चाहते हैं। तुम्हें भी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। उकाशा ने नजरें झुका ली, चेहरे पर उदासी छा गई। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है आंटी, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर निम्रा की शादी मुझसे कर दें। अम्मी जैसे लम्हा भर को सुन रह गई, उनके लबों पर कोई लफ्ज नहीं आया। उन्होंने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे यकीन ही न आ रहा हो कि यह बात उसके मुंह से निकली है। कुछ देर बाद अम्मी ने हल्की आवाज में कहा, उकाशा तुम निम्रा से 10 साल बड़े हो, ये रिश्ता कैसे मुमकिन हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? उकाशा के चेहरे पर संजीदगी छा गई। इसने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा, तो फिर क्या हुआ आंटी? उम्र का फर्क तो सिर्फ गिनती का है। उमेर निम्रा को अपनी माँ मानता है। अगर वो मेरी बीवी बन जाए तो ये रिश्ता इसके लिए भी आसान हो जाएगा और मेरे बच्चे के लिए भी। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। अम्मी के दिल में हैरत, सोच और उलझन सब एक साथ जाग उठे थे। वो जानती थी कि उकाशा की बात जज्बात से भरी है।
लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक बाप का दर्द भी छुपा है। उकाशा की आवाज भर आ गई, आंखों में नमी उतर आई। वो धीरे से बोला, मैं अब निम्रा के बगैर नहीं रह सकता। वो सिर्फ मेरे बेटे की जरूरत नहीं, मेरे घर की रौनक बन चुकी है। अगर मैं किसी और औरत को अपनी जिंदगी में ले आऊंगा तो कौन जाने वो मेरे बच्चे के साथ कैसा सुलूक करेंगी। शायद मेरे सामने तो प्यार करे, मगर मेरे पीछे से उस पर जुल्म करे, जिसे डांटे मारे। मुझे ये सोचकर ही खौफ आता है। वो कुछ लम्हे रुका, फिर नरमी से बोला, निम्रा उमेर की खाला है, इसके साथ वही मान जैसा प्यार करती है। उसकी हर बात हर हरकत में एक माँ का साया नजर आता है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन अपने बच्चे के लिए एक माँ जरूर चाहिए, और निम्रा से बेहतर माँ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। अम्मी ने इसकी बात सुनी तो कुछ देर तक खामोश रही। उनके चेहरे पर सोच की गहरी लकीरें थी। फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके देखूंगी, लेकिन याद रखो निम्रा मेरी इकलौती बेटी है। अगर तुम इसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ उमेर की माँ की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी बीवी की हैसियत से भी। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल की कोई फिक्र न रहे। ये सुनते ही उकाशा के माथे पर हल्के से पल पड़े। उसने गहरी सांस ली और फिर एतमाद लहजे में कहा, आंटी, आपको मुझसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं वादा करता हूँ कि निम्रा को हमेशा इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और खुशी दूंगा। उकाशा एक खुशहाल और मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वो वजीह और दिलकश शख्सियत का मालिक था। इसकी मुस्कुराहट में एक खास खशिश थी। उम्र अगरचा 29 साल थी, मगर उसकी संजीदगी और अंदाज में एक वक़ार था जो अक्सर दिलों को मुतासिर कर देता था। कोई भी लड़की इसे देखकर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती थी, मगर मेरे दिल में इसके लिए कभी ऐसे जज्बात नहीं जागे। होते भी कैसे, मैंने तो हमेशा उसे अपने बड़े भाई की तरह समझा था। जब पापा को इस रिश्ते के बारे में मालूम हुआ तो वो पहले तो हैरान हुए, मगर कुछ देर बाद गहरी सोच में पड़ गए। काफी गौर व फिक्र के बाद आखिरकार उन्होंने भी हाँ कर दी। इनके नजदीक उम्र का फर्क कोई बड़ी बात नहीं थी। उनका कहना था, जब लड़का अच्छे किरदार का हो, घराना नेक हो और नीयत साफ हो, तो बाकी बातें खुद ब खुद बेमानी हो जाती हैं। और हकीकत भी यही थी। उकाशा में कोई कमी नहीं थी। वो एक ऐसा शख्स था जो जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए तैयार था। बस दिल के रिश्ते की ये कड़ी बाकी थी जो निम्रा के एहसास से जुड़नी थी। सबसे बड़ा मसला तो उमेर का था। वो अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की जरूरत थी, एक प्यार करने वाली और महफूज हाथों वाली। नई आने वाली औरत का क्या भरोसा, क्या वो इसे वही सच्ची मोहब्बत दे पाएगी जो उसकी सगी माँ देती। ये सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। ऊपर से उकाशा के घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। हर सहूलत मौजूद थी, सब कुछ तरतीब में था। इधर उमेर भी मेरे साथ बहुत आदी हो चुका था। वो हर वक्त मेरे करीब रहना चाहता था, मेरे लम्स और आवाज में सुकून महसूस करता था। जब मेरी माँ ने मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने दिल ही दिल में सोचा और भला किसी एतराज की हाँ कर दी। उकाशा में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिस पर मैं एतराज करती, बल्कि मेरे लिए यह खुशी की बात थी कि अब मैं उमेर की देखभाल आसानी और सुकून से कर सकूंगी, क्योंकि उमेर से मेरा लगाव इतना गहरा हो चुका था कि मैं उसके बगैर खुद को मुकम्मल महसूस नहीं करती थी। यूं बड़ी सादगी और खामोशी के साथ मेरी और उकाशा की शादी हो गई। रुखसत के दिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उकाशा के बारे में कोई एहसास मेरे दिल में उभरेगा। हमेशा वो मेरे लिए सिर्फ बहनोई रहा था और अभी भी दिल के अंदर वही मुकाम रखता था। जब मैं उकाशा के घर पहुंची तो पहली नजर में सब कुछ नया और अजनबी सा महसूस हुआ। घर में दाखिल होते ही उसने मुझे एक अलग कमरा दिखाया। बोले, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम उमेर के साथ यहाँ सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। मैं हैरत से उसकी तरफ देखती रह गई। वो मेरे करीब आकर नरम लेकिन पुख्ता लहजे में बोला, मेरे दिल में कल भी समीना थी, आज भी समीना है और हमेशा समीना ही रहेगी। तुम मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे उमेर की माँ बनकर आई हो। कभी भी मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना। ये रिश्ता और ये घर सिर्फ उमेर के लिए है और इसी की खुशी के लिए। इस लम्हे मेरे दिल में अजीब सा सुकून और खौफ एक साथ बैठ गया। एक तरफ तो मैं समझ रही थी कि उमेर को माँ मिल गई, मगर दूसरी तरफ दिल के अंदर ये खला भी था जो कभी पर नहीं हो रहा था। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और सोचा कि शायद यही जिंदगी है, एक मोहब्बत, एक कुर्बानी और एक नन्हे बच्चे की खुशी के लिए खुद को महदूद कर देना।
ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और मैं चुपचाप हतराई हुई आंखों से इसे देखती रही। कमरे की खामोशी मेरे दिल पर भारी थी। मेरा कमरा अब खाली हो चुका था, लेकिन उमेर मेरी उंगली पकड़े मामा मामा कह रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और उमेर को बेड पर लिटाकर आहिस्ता आहिस्ता सुलाने लगी। अपने कपड़े बदलते हुए मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द और रंज उभरा। भले ही ये शादी ऐसे हालात में हुई थी, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ एक नया एहसास लेकर आया था। मैंने दिल ही दिल में उकाशा को कबूल कर लिया था और चाहती थी कि हम मियाँ बीवी के रिश्ते में सुकून से रहें, लेकिन इसने मेरे दिल को तोड़ा, मेरी इज्जत पामाल की और मेरे जज्बात के साथ बहुत बुरा सलूक किया। मेरा दिल रंजीदा था। मैंने सोचा काश मेरी शादी किसी और से हो जाती, कम से कम वो मुझे इतना तकलीफ ना देता। ये आदमी वाकई फतर दिल था। कितना आराम से वो सब कुछ कहकर चला गया, बगैर सोचे कि मेरे दिल पर क्या असर पड़ेगा। मुझे अपनी बहन से नफरत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी खुशी से गुजारना चाहती थी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ इससे मोहब्बत करे। पहले जब वो काशा समीना से मोहब्बत करता था तो मुझे खुशी होती थी कि मेरी बहन को एक ऐसा शौहर मिला है जो उसे सच्चा प्यार देता है, लेकिन अब यही बात मेरे दिल को चुभ रही थी। वो मेरे सामने समीना की याद में आहें भर रहा था और मैं यहाँ मौजूद थी। समीना तो जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी और हकीकत ये थी कि अब उस पर फर्ज बनता था कि वो मुझे भी मेरे हिस्से की खुशियां दे, मुझे भी वो एहतराम और मोहब्बत दे जिसका हक था। मैंने दिल में पक्का अज़म किया कि मैं अपनी खुशी के लिए भी लड़ूंगी और अपने हुकूक के लिए खामोश नहीं रहूंगी। मुझे मेरे हिस्से का प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। सुबह में उठी तो चुपचाप अपने कामों में मसरूफ हो गई। नाश्ता मैंने टेबल पर रख दिया और खुद भी खामोशी से बैठ गई। वो काशा ने भी नाश्ता किया, मगर एक बार भी मेरी तरफ नजर नहीं उठाई। उस फत्तर दिल आदमी को देखकर मैं दिल ही दिल में आंसू बहाती रही। खूबसूरती में मैं समीना से कहीं ज्यादा थी। वो भी खूबसूरत थी, मगर मैं उससे बढ़कर दिलकश और जाजिब नजर थी। लेकिन उकाशा ने मेरी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ समीना की मोहब्बत बसती थी। वो चला गया और यूं दिन ऐसे ही गुजरने लगे। पूरा दिन या तो मैं काम पर मसरूफ रही या उमेर के साथ, लेकिन रात को जब सब खामोश छा जाती, आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगते। उकाशा ना चाहते हुए भी मुझे देखना पसंद नहीं करता था। मेरे करीब आना ये तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, मेरी जरूरत का हर सामान वो लाकर रख देता। खाने पीने और पहनने के लिए कुछ कमी नहीं थी, लेकिन औरत के लिए सब कुछ काफी नहीं होता। उसे शौहर की मोहब्बत भी चाहिए, वो प्यार और तारीफ जो दिल को सुकून दे, जो मुझे मिल नहीं रही थी। हर लड़की के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उसे सराहे, उससे मोहब्बत करे और कभी कभार एक छोटे लम्हे में भी खुश कर दे। एक दिन मुझे अपने लिए ऐसा लम्हा चाहिए लगा। मैंने ये खूबसूरत सी साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया और अपने बाल खुले छोड़ दिए। इत्तेफाकन इसी वक्त उकाशा भी घर आ गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके माथे पर बल पड़ गई। गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या पहन रखा है तुमने? मैं अंदर ही अंदर लरस गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, क्या मैं भी कभी उसके दिल में जगह बना पाऊंगी? क्या वो कभी मुझे एक औरत के तौर पर देखेगा या हमेशा समीना के साये में रहेगा? मैं खामोश रही, मगर दिल के अंदर एक छोटा सा अज़म पैदा हो गया कि मैं अपने लिए भी लड़ूंगी, अपने हक के लिए भी। इस तरह तैयार होकर मुझे लुभाना चाहती हो? क्या समझती हो तुम? क्या मैं कोई कमजोर किरदार का इंसान हूँ? तुम मेरे साथ सच सवर कर आओगी तो मैं अपने होश खो बैठूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए? उसके हर लफ्ज ने मेरे दिल पर जैसे छुरी के वार किए हों। मैं पत्थर की तरह साकित खड़ी रह गई। इसकी बातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मुझे लगा जैसे मेरी इज्जत खाक में मिल गई हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैं खामोश रही। दिल चाहा जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं तो बस यूं ही तैयार हुई थी। दिल चाहा था जरा सा खुद को संवार लूं, शायद वो एक नजर प्यार से देख ले। मगर मुझे क्या मालूम था कि वो दफ्तर से जल्दी वापस आ जाएगा और यूं मेरे वजूद को जलील करके रख देगा। मैं कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और ज़ारो खता रोने लगी। मेरा दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय टूट रहा था। उमेर मेरे पास ही बैठा था। उसने मुझे रोता देखा तो भागकर मेरे पास आया। अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे आंसू पोंछने लगा।
मामा क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं? क्या पापा ने आपको डांटा है? मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ ना, छोड़ें पापा को, मैं आपको माथे पर प्यार करता हूँ, आप ठीक हो जाओगी। वो बच्चा जो अभी चंद साल का ही था मुझे बहला रहा था, जैसे मैं उसकी माँ नहीं बल्कि कोई टूटा हुआ दिल हूँ जिसे वो संभालना चाहता हो। मैंने लरसते हाथों से अपने आंसू साफ किए। मेरे मेकअप का हाल बुरा था, लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैल चुकी थी, काजल गालों तक आ चुका था और बाल बिखरकर चेहरे पर आ रहे थे। मैं आईने में खुद को देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या कसूर किया था कि उकाशा मुझे यूं जलील करे। दिल में अजीब सा गुस्सा और नफरत जन्म ले रही थी। उस वक्त मेरे दिल में उमेर के लिए भी कोई नरमी नहीं रही थी। ना जाने क्यों मुझे लगा जैसे अगर उमेर ना होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती, शायद मैं किसी और के साथ खुश होती। मेरी शादी, मेरी कुर्बानी, मेरी खामोशी सब इसी बच्चे की गिर्द बुनी गई थी। यह कैसा बच्चा जिसे मैं दिल से चाहती थी, लेकिन अब लगता था जैसे उसकी वजह से मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैंने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की और सोचा, क्या किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ ही लिखती गई है। उमर ने जब मेरा यह हाल देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से आहिस्ता आहिस्ता मेरा चेहरा साफ करने लगा। मम्मा, आप तो प्यारी सी भूतनी बन गई हैं। मैं अभी आपका चेहरा साफ करता हूँ, वरना पापा डर जाएंगे और आपसे फिर लड़ेंगे। इसकी मासूम बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो बच्चा जो अभी छोटा सा था मेरे दिल का सुकून बन गया था। लेकिन इसी दिन के बाद मैं दोबारा तैयार होने का शौक खो बैठी। पहले मैं बहुत शरारती और दिलेर लड़की थी। दिल चाहता था कि हंसूं, खेलूं, तैयार हूं, मेकअप करूं और रंग बिरंगे कपड़े पहनूं। लेकिन इस दिन के बाद एक बार भी मेरा दिल ये सब करने के लिए आमदा नहीं हुआ। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। मेरी सालगिरह थी और उस दिन मुझे अचानक अपने दिल की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी पसंद का लाल रंग का फ्रॉक पहना और बाल खुले छोड़ दिए। हल्का सा मेकअप भी कर लिया। उमर मेरे करीब ही बैठा था और अब उसकी उम्र स्कूल जाने के लिए भी काफी हो गई थी। कभी कभार जब मैं बहुत ज्यादा बेचैन या गुस्से में होती तो मेरे दिल में उमेर के लिए गुस्सा भी उभरता, लेकिन अगले ही लम्हे में अपने इस एहसास को झटक देती। ये बच्चा मेरा भांजा था, मुझे अपने आप की तरह अजीज और मुझे अपने बच्चे की तरह उससे मोहब्बत थी। उसके बाप की गलतियों की सजा इसके बाप की गलतियों की सजा मैं उमेर को क्यों दूं? इस दिन मैं तैयार होकर बैठी थी, खुशी से दिल भरे लम्हे गुजारने को तैयार। उमर ने मोबाइल उठाया और मेरी तस्वीर लेकर उकाशा के नंबर पर भेज दी और मैं इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर थी। काफी वक्त के बाद मुझे एक छोटी सी खुशी महसूस हुई। दिल चाहा कि शाही पनीर खाऊं, कुछ ऐसा लम्हा जो बस मेरा हो, बगैर किसी दुख या खौफ के। ये दिन, ये लम्हा एक तरह से मेरी जिंदगी में छोटी सी उम्मीद की किरण लेकर आया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये छोटी खुशियां मुझे दोबारा जीने का हौसला दे सके। मैं उठी और आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ चली गई। दिल में एक हल्की सी खुशी थी, जैसे आज कुछ खास करने का इरादा हो। मैंने चूल्हा जलाया और बड़े प्यार से शाही पनीर बनाने लगी। खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी। बहुत दिनों बाद मेरे चेहरे पर इत्मीनान के आसार थे। थोड़ी देर बाद मैं और उमेर खाने की मेज पर बैठे मजे से खाना खा रहे थे। उमेर हर निवाले के साथ हंसते हुए कह रहा था, मामा, आज तो खाना बहुत मजेदार है। मैंने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा। बस मेरा बेटा खुश रहे, तुम मेरी दुनिया आबाद है। लेकिन मेरी वो छोटी सी खुशी लम्हों में बिखर गई। अचानक दरवाजा जोर से खुला और आकाशा गुस्से से तमतमाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे की सख्ती देखकर मेरा दिल एकदम कांप गया। उसने बगैर कुछ कहे गुस्से में मोबाइल मेरे सामने पटक दिया। ये सब क्या है? वो धाड़ा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं वहाँ मीटिंग में मसरूफ हूँ और तुम बार बार अपनी तस्वीरें भेज रही हो। कितनी बार कहा है तुम्हें कि यह हरकतें मेरे सामने मत किया करो। तुम्हारी मेरी नजर में कोई वक़ात नहीं, समझी? तुम सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं हैरान और परेशान बस इसका चेहरा तकती रह गई। मेरा हला खुश हो चुका था। मैं बोलना चाहती थी कि ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी जबान जैसे बंद हो गई थी। अगले ही लम्हे उसने गुस्से से मेरा मुंह पकड़ा और जोर से झटक दिया। मेरे हाथों में वो सुर्ख कांच की चूड़ियां थी जो मैंने बड़ी मोहब्बत से अपने फ्रॉक के साथ मैच करके पहनी थी। लेकिन उसने मेरा हाथ इतनी शिद्दत से टेबल पर मारा कि चूड़ियां टूटकर इधर उधर बिखर गई। उनके टुकड़े मेरी कलाइयों में चुभ गए और खून के खतरे सफेद मेज पर गिरने लगे। मैं बस एक सुसुक्की भरकर रह गई। उमेर डर के मारे पीछे हट गया।
उसकी आंखों में खौफ और हैरत थी। वो सहम कर दीवार से लग गया और आहिस्ता से बोला, पापा, मम्मा को मत मारे। लेकिन उकाशा जैसे किसी और ही दुनिया में था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि कौन सी तस्वीर उसके नंबर पर गई थी। असल में तो उमेर ने अपनी नादानी में मेरी तस्वीर भेज दी थी। मैं तो बेखबर थी, मगर उकाशा के गुस्से का निशाना मैं बन गई। मेरे दिल ने जैसे हार मान ली थी। मैंने आहिस्ता से अपनी जख्मी कलाई देखी। चूड़ियों के टुकड़े अभी तक चिपके हुए थे। उस लम्हे मुझे लगा कि शायद अब मेरे लिए तैयार होना, हंसना या अपनी पसंद का खाना खाना सब कुछ हराम हो गया है। मेरी जिंदगी जैसे यह कैद बन चुकी थी, जहां हर मुस्कुराहट की सजा थी, हर खुशी की कीमत थी और हर ख्वाब टूटे हुए कांच की तरह मेरे कदमों तले बिखरा पड़ा था। मैं अपने कमरे में बंद होकर घंटों रोती रही, अपने जज्बात और अरमानों का गला घूंटती रही। आंखों से बेहद आंसू बह रहे थे। दिल के अंदर एक खालीपन छा गया था। इस रात एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखें आराम नहीं पा सकी। उमैर मुसलसल दरवाजा बजा रहा था, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। वो आखिरकार थक कर अपने बाप के पास सो गया और मैं खामोशी से अपनी तन्हाई में गर्क रही। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरे इर्द गिर्द का मंजर बदल चुका था। उकाशा मुझे पलटकर देख रहा था। शायद इसे लग रहा था कि मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शिकायत करूंगी या उमेर के साथ बुरा सुलूक करके इसे दोबारा डांटने का मौका दूंगी। लेकिन मैं मुकम्मल खामोश थी। मेरे जहन में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ उमेर की माँ हूँ। यहाँ मेरा कोई दूसरा काम नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि उमेर का ख्याल रखूं और अपने शौहर की जरूरियात पूरी करूं। अपने दिल को मैं कब का मार चुकी थी। अपनी हर मोहब्बत, हर ख्वाब, हर जज्बात जो आम लड़कियां अपने जीवन में देखती हैं, मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिए थे। बड़े प्यार से मैंने उमेर को नाश्ता करवाया और फिर इसे स्कूल छोड़ा। घर के तमाम कामकाज मैंने अंजाम दिए, लेकिन अपने लिए एक लम्हा भी नहीं निकाला। मेरे पास जितने भी नए महंगे कीमती सूट थे जो मेरी माँ ने मेरे लिए लाए थे, मैंने सबको आग लगा दी थी। अब मैंने अपने आप पर ध्यान देना छोड़ दिया था। दिनों तक मैं कंघी भी नहीं करती थी, ना अपने लिए कुछ सोचती, ना अपने आप को सजाने की कोशिश करती। खैर, मैं उम्र के साथ साथ उकाशा की हर जिम्मेदारी भी निभाती रही। उकाशा से बात करना तकरीबन छोड़ दी थी। जब कभी जरूरत पड़ती मैं सिर्फ इतना बोल देती और फिर अपने कामों में मशगूल हो जाती। मेरे दिन, मेरी जिंदगी सब एक सादा और खाली निजाम में तब्दील हो चुके थे, जहाँ सिर्फ उम्र की खुशी और आकाशा की जरूरियात की अहमियत बाकी रही थी। मुझे चुपचाप अपने कामों में मसरूफ देखकर अब शायद उकाशा को भी एहसास होने लगा था। कभी कभार वो मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं सिर्फ हाँ में जवाब दे देती। इसके बाद इसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मुझसे बात करे। मगर अब मुझे इस सबसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे जज्बात कब के मर चुके थे। उमेर अब स्कूल जाने लगा था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। जो वक्त बचता मैं अक्सर उसकी पढ़ाई में मसरूफ हो जाती। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ उमेर की जिम्मेदारी बाकी रह गई थी। न मेरी खूबसूरती को संवारने का शौक रहा, न सजने संवरने की ख्वाहिश। चूड़ियां क्या होती हैं ये भी मैं भूल गई थी। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार, मैं कभी संवर कर नहीं गई थी। जब ईद आई तो शायद उकाशा ने नोट कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी से अपनी दिलचस्पी खो चुकी हूँ। वो उमेर को लेकर गया और मुझे भी चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। जब उकाशा उमेर के साथ वापस आया, वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। करीब आकर उसने मुझे एक छोटा सा खाकी रंग का लिफाफा बढ़ाया और कहा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। कहते हुए वो कुछ हिचकिचा रहा था। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी भी वाज़ा थी और मैं हैरत के मारे बस उसे देखती रही कि आखिर इतने सालों बाद वो मेरे लिए क्या लाया है। मैंने आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर कांच की लाल रंग की चूड़ियां थी, जो कभी मेरी पसंदीदा हुआ करती थी। एक लम्हे के लिए मैं इन्हें देखकर खामोश रह गई। फिर मैंने सरसरी नजर डालकर पूछा, ये आपने किस लिए लाए हैं? उकाशा ने मुझे हैरत से देखा और फिर धीरे से बोला, मेरा मतलब है ये मैं अपने बेटे की माँ के लिए लाया हूँ। मैं उसके लहजे और उसकी शर्मिंदगी को देखकर अंदर ही अंदर हल्की सी गर्मी महसूस कर गई। ये वो पहला लम्हा था जब मुझे लगा कि शायद वो अब भी मेरे जज्बात को कुछ हद तक समझ रहा है, और ये छोटी सी कोशिश उसकी तरफ से मेरे दिल में एक नरमी पैदा करने लगी। ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियां पसंद है ना, तो पहन लो। मैं हैरत के मारे बस खामोश हो गई। आंखें उठाकर जब उसकी आंखों में देखने की हिम्मत की तो एक पल के लिए मुझे इसकी नजरों में अजीब सी कशिश महसूस हुई। कुछ ऐसा जरूर था
जिसने मुझे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया। शायद इतने सालों के बाद इसे एहसास हो चुका था कि मैं इसकी बीवी हूँ और ये रिश्ता अब सिर्फ और सिर्फ उमेर की माँ और उसकी जिंदगी की एक हकीकी औरत के तौर पर कायम है। इसकी पहली बीवी समीना तो मर चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अब भी उसकी याद जिंदा थी। यही वजह थी कि हमारे घर में जायज रिश्ता होने के बावजूद हम एक दूसरे से फासले में रहते थे। लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी, एक छोटी सी पहचान जो अभी अभी उसके नजरों में झलक रही थी। मैं चूड़ियां लेकर वही शेल्फ पर रख दिए और आहिस्ता से कहा, मैं अभी काम कर रही हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। यह कहकर मैं वहां से चली गई, लेकिन दिल में कोई खुशी या दिलचस्पी महसूस न हुई। ईद का दिन था, सब तैयार थे, रंगीन कपड़ों में खुशियों के लम्हात मनाते। मैं घर के कामों में मसरूफ रही। मेरे माँ बाप भी आ चुके थे और बाकी खानदान के लोग भी हमारे यहाँ मिठाई देने आए हुए थे। सब लोग मेरी तरफ देखकर कह रहे थे, तुम्हारे उम्र की लड़कियां तो दो दो बच्चों की माँ बनकर भी पूरी तरह सज संवर कर रहती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, मेकअप करती हैं और खुद को संवार कर रखती हैं, लेकिन तुम तो कैसी उजड़ी हुई हालत में हो। यह सुनकर मैं बस चुप रही। दिल में एक हल्की सी बेचैनी महसूस कर रही थी। उकाशा ने मेरी तरफ ध्यान दिया और मेरे पास आ गया। उसकी आवाज में नरमी थी और वो बोल पड़ा, तुम ये सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो? क्यों सब जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली हो? तुम्हें भी तो थोड़ा आराम करने का हक है। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन दिल में अब भी वही खालीपन था। मैं जानती थी कि वो मेरी जिंदगी में छोटी सी मोहब्बत की झलक देने लगा है, मगर मैंने अपने जज्बात को छुपाने का फैसला कर लिया था। अब मेरा काम सिर्फ और सिर्फ उम्र और घर की देखभाल थे और मैं किसी चीज से दिल बहलाने की ख्वाहिश नहीं रखती थी। देखो, सभी तैयार हैं। एक तुम हो कि घर के कामों में घन चक्कर बनी हुई हो। चलो जाओ, ये सब काम छोड़ो और खुद को तैयार करो। उकाशा मुझे मुस्कुराकर देख रहा था और वो चेहरे पर हल्की सी नरमी लिए मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। मैंने तेजी से कहा, आपको आज याद आया? इतने सालों में मैं तो कब से इसी हाल में रहती चली आ रही हूँ। साल में कितने त्योहार आते हैं, लेकिन मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। इससे पहले तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया, और आज आपको क्यों एहसास हुआ? मेरे सवाल पर वो एक लम्हे के लिए लाजवाब हो गया। इसी वक्त मेरी माँ ने भी मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, मेहंदी क्यों नहीं लगाई तुमने? नए कपड़े पहने क्यों नहीं? ज्वेलरी भी नहीं पहनी? तुम्हारे पास तो सोने की ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, समीना के हिस्से की भी। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं, फिर तुम इस तरह उजड़े हुलिये में क्यों घूम रही हो? मैं बस एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाने में कामयाब हुई। दिल के अंदर कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि उकाशा को अपनी गलती का अदारक हो चुका था। इस दिन जब उम्र सो चुका था, मैं अपने कमरे में बैठी अपने ख्यालात में गुम थी। अचानक उकाशा कमरे में दाखिल हुआ। इस लम्हे में थोड़ी सी हैरत महसूस कर रही थी, क्योंकि रात के वक्त इतने सालों में पहली बार वो मेरे कमरे में आया था। वो मेरे सामने बैठ गया और मेरा हाथ पकड़कर बात करने लगा, लेकिन मैंने अपना हाथ हटा लिया। उकाशा ने आहिस्ता से कहा, देखो निम्रा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत सुलूक किया है। मैंने तुम्हारे जज्बात को नजरअंदाज किया, तुम्हें वो एहतराम नहीं दिया जिसकी तुम मुस्तहिक हो। इस लम्हे मुझे लगा जैसे इसके दिल में वाकई पछतावा जाग गया है। पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद अब वो मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूँ मैं समीना की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर अंधा हो चुका था, लेकिन तुम भी जानती हो कि समीना मेरी जिंदगी में किस कदर अहम थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। फिर अचानक इसका मुझे छोड़कर चले जाना मेरे दिल और दिमाग पर एक गहरा धचका बन गया। मैं बिल्कुल दीवाना सा हो गया था, जिसकी खातिर मैंने तुम्हारा हक भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्त और गलत सलूक किया है। तुमने मेरे बेटे को अपनी औलाद की तरह पाला है। अपनी खुशियां, अपना सुकून, अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए कुर्बान किया है। इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने इसे माँ का प्यार दिया, और फिर जब यहाँ आई तो जाहिर है कि मैं तुम्हारा शौहर था, लेकिन मैं तुम्हें वो एहतराम और मोहब्बत नहीं दे सका जिसकी तुम मुस्तहिक थी। हाँ, तुम दोस्त रहने के हकदार थी, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे साथ सख्ती बरती। मेरी कलाई पर अभी भी वो टूटी हुई चूड़ियों के निशान मौजूद हैं। उकाशा ने आहिस्ता से वो निशान अपनी उंगली से छुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने समीना के साथ ऐसा वक्त नहीं गुजारा जितना वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है। तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक नरमी और मोहब्बत जाग चुकी है।
मैं तुमसे जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उकाशा की आंखों में एक अजीब सी खुमारी और पछतावे की चमक उभर आई। इसकी आवाज में सदाकत थी और इसके लहजे में नरमी थी, जिसने मेरे दिल को छू लिया। पहली बार मैंने महसूस किया कि शायद अब वो वाकई अपने माजी की गलतियों को मान रहा है और मेरे जज्बात की कदर करना चाहता है। इसने अपने साथ लाई हुई लाल रंग की चूड़ियां मेरे हाथों में पहना दी। धीरे धीरे वो मेरे करीब बढ़ रहा था। इसकी आंखों में नरमी और पछतावा झलक रहा था। मैं इसकी बातों का मतलब समझ रही थी, लेकिन दिल के अंदर मेरे जज्बात पहले ही खत्म हो चुके थे। मैं वहां से उठकर खड़ी हो गई। मेरे दिल में ये सारे अरमान, ये सब ख्वाब और ख्वाहिशात तो कब के मर चुके थे। मैंने इसे पलटकर देखा और संजीदगी से कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की माँ हूँ। इससे ज्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर भी कभी जज्बात थे। मैं भी वही दुआएं करती थी कि आप मेरे साथ एक अच्छे शौहर बनकर रहें। मुझे मेरे हिस्से का हक, मेरे हिस्से का प्यार दें। मैं भी कभी आपकी बाहों में समाने के लिए तड़पती थी, लेकिन अब वो सब ख्वाब और ख्वाहिशात राख बन चुके थे, क्योंकि मेरे साथ प्यार से बात करना तो दूर की बात, आपने कभी मुझे निगाह उठाकर भी नहीं देखा। मेरा दिल कितना मचलता था, ये आपको कभी मालूम नहीं हो सका। आप मेरे लिए तोहफे लाते, मैं तैयार होती और आप मेरी तारीफ भी ना करते। मुझे बाहर घुमाने ले जाना, मेरे हर छोटे बीमार लम्हे में मोहब्बत भरी बात करना, हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा रहना, ये सब आपने कभी नहीं किया, बल्कि हर वक्त मुझे जलील किया। मुझे ये याद दिलाया कि मैं सिर्फ दूसरी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे की माँ हूँ। और अब जब मेरे सारे जज्बात राख बन चुके हैं, आप फिर से मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। आप समझाना चाहते हैं कि मैं अब आपके साथ नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूं, लेकिन मेरे दिल की संजीदगी अब पहले जैसी नहीं रही। मेरे दिल में सुकून था कि मैं अब किसी भी धोखे में नहीं आऊंगी। मैंने अपनी ताकत को पहचान लिया था और जान लिया था कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ उम्र की माँ हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा फख्र है। देखिए, अगर आपके दिल में किसी औरत के लिए जज्बात जाग रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इन जज्बात को ठंडा करना चाहें, तो बेहतर यही है कि जाएं और किसी दूसरी औरत से शादी कर लें जो आपकी जरूरतों को समझ सके और आपके साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं सिर्फ और सिर्फ उमेर की माँ हूँ, इससे बढ़कर मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आपको मेरी तरफ से खुली इजाजत है कि अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएं और अगर चाहें तो तीसरी शादी कर लें। ये कहकर मैं कमरे से निकल गई और बालकोनी की तरफ चली गई। वहां खड़ी होकर मैंने गहरी सांस ली और अपने आंसू दिल के अंदर उतारते रह गई। कुछ देर बाद ओकाशा अपने और उमेर के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। मैं बालकोनी में खड़ी अपनी खामोशी में गुम थी और चाहकर भी अपने दिल में इसके लिए किसी जज्बात की जगह नहीं बना पा रही थी। यह हकीकत है कि जब एक औरत अपने दिल को दरवाजे किसी मर्द के लिए बंद कर देती है, तो चाहे मर्द कुछ भी करे, औरत मोम की तरह नहीं बनती। बार बार जलील करने के बाद अगर कोई मर्द ये सोचे कि वो औरत को पहले जैसा बना सकता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, आज की ये कहानी उम्मीद है आपको जज्बाती तौर पर छू गई होगी। ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और एतमाद की हकीकी तस्वीर है। इस कहानी को पढ़ने या सुनने के बाद अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मिलते हैं कल की कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज। दिल को छू लेने वाले लम्हे और जज्बात के साथ कहानी का इख्तिमाम भी हमें ये सिखाता है कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत और कुर्बानी से जुड़ी होती है। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।